नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीआरओ मेंस का टेस्ट 7। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई ग्रुप्स टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों को उनके स्थान के साथ सम्मिलित करें। शिव मंदिर बुमरा, दशावतार मंदिर देवगढ़, ईंटों का मंदिर ये कहां पर है, भीतरी, और विष्णु मंदिर उदयगिरी। तो ये सारे ही सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ताम्रपाषाण युग संस्कृति के संदर्भ में क्या असत्य है? काले व लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। ब्लैक एंड रेड पॉटरी वर यूज्ड। 700 ईसा पूर्व में लगभग जोरावे संस्कृति का पतन हुआ। द कोलैप्स ऑफ द जोरावे कल्चर अराउंड द 700 BC। उसके बाद ग्रामीण संस्कृति की मुख्यता, प्रीडोमिनेंस ऑफ रूरल कल्चर, और चित्रित मृदभांड का पूर्ण अभाव, कंप्लीट लैक ऑफ डिपिक्टेड पोएट्री। तो देखिए सर, ये जो चित्रित मृदभांड है ये जो है कि ताम्रपाषाण काल से ही शुरू हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे सही हैं, सिर्फ एक ये गलत है कि पूर्णतः अभाव नहीं था, ये इसी टाइम से शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित था? बदायूं का सूबेदार, दिल्ली का सूबेदार, अवध का सूबेदार, या आगरा का सूबेदार? तो देखिए ये एकदम यूपी टाइप क्वेश्चन है। यूपी में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं जो डीप से होते हैं काफी, लेकिन हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि सल्तनत काल में बदायूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। तो अगर नहीं भी पता है हमें इसका आंसर, तो एक आइडिया, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बदायूं का सूबेदार। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारे विभाग किस किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, रियासत है जो ये व्यापारी वर्ग पर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो दीवाने अर्ज है ये क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये दीवाने इंशा है जो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ करस्पोंडेंस, है ना, लेखा विभाग वाला। उसके बाद दीवाने बंदगान, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स मतलब गुलामों का डिपार्टमेंट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत को बनाया था, जिससे कि व्यापारी वर्ग पर कंट्रोल रखा जा सके। अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 राज्यों का समूह, 8 महान राजाओं का समूह, 8 विद्वान एवं कवियों का समूह, 8 मंदिरों का समूह। तो देखिए, अष्ट दिग्गज जो थे वो 8 विद्वान एवं कवियों का समूह है। ठीक है, और ये किस टाइम से रिलेटेड है? ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है अष्ट दिग्गज। शंकराचार्य के 4 मठों को सुमेलित कीजिए। देखिए, ज्योतिष पीठ है ये आपका बद्रीनाथ में है। उसके बाद गोवर्धन पीठ है ये आपका पुरी में है। उसके बाद शारदा पीठ है जो वो द्वारका में है, और श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? फरूख शेर ने, जहांदार शाह ने, बहादुर शाह ने, या शाह आलम II ने? तो देखिए, ये जो उपाधि थी मिर्जा राजा सवाई की, ये जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। निम्नलिखित को क्रमबद्ध करें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ? प्रथम एंग्लो मैसूर वार। इनका पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 1767 से 1769 तक। ठीक है, उसके बाद पहला जो एंग्लो मराठा वार था वो कब हुआ? वो हुआ 1775 से 1782 तक। और ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था ये हुआ आपका 1799 से, और इसी में टीपू सुल्तान को वेलेस्ली के हाथों मारा गया था। आपका जो सेकंड एंग्लो मराठा वार था इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1802 से लेके 1806। सब क्रोनोलॉजी में ही लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किस इतिहासकार का है? द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। किसका है ये? आरसी मजूमदार का, वीडी सावरकर का, अशोक मेहता का, या SN सेन का? तो ये है आरसी मजूमदार का।
किसने कहा था कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी मेरा प्रभु पतित, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्मलों का रक्षक उद्धारक है? Who said that the Lord I believe in is a set of all souls and above all my Lord is a savior of fallen victims and the savior of the serene in all species? तो ये किसने बोला था? ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महात्मा गांधी ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। आंसर ए। चूना पत्थर किस प्रकार की भारतीय चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए, पिछले जब वीडियो में मैंने इसका रॉक्स का सीक्वेंस बताया था, क्रोनोलॉजी बताई थी ना कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, याद आ रहा है ना आपको कुछ? की पहला जिसमें आर्कियन था, दूसरा फिर धारवाड़ था, उसके बाद आपका कुड़प्पा रॉक्स था, फिर विंध्यन रॉक्स था, फिर गोंडवाना था, फिर डेक्कन था, है ना। तो इस सीक्वेंस को बताते समय मैंने ये भी बताया था कि इससे सिर्फ आपको सीक्वेंस क्रोनोलॉजी नहीं याद रखनी है, इससे ये भी पता चलेगा कि माउंटेन्स किस तरह की हैं, है ना, सॉइल्स किस तरह के हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। ये एक आइडिया लग जाता है, मोटा मोटा अनुमान लग जाता है, जिससे क्या हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है हमारी। तो देखिए, आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि भारतीय चट्टानों में चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर है इसका विंध्यन चट्टान। ठीक है। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज द रूर ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ वेरी रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। क्यों छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर के नाम से जाना जाता है? खनिजों के बहुत समृद्ध जमाव के कारण, क्योंकि रूर जनजाति का वर्चस्व है वहां पर, बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ रूर ट्राइब। रूर बेसिन फ्रांस, ठीक है, की तरह स्थलाकृति टोपोग्राफी है जो वहां की, वो रूर बेसिन की जैसी है, उस क्षेत्र में बहने वाली रूर नदी के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रूर रिवर फ्लोइंग फ्रॉम दैट रीजन। रीजन की स्पेलिंग REGION, ठीक है, ये वाला रीजन, क्षेत्र। देखिए, पहले तो इसको हटा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि रूर बेसिन है जो वो जर्मनी में है, ठीक है। तो ये वाला तो गया। और रूर बेसिन जो जर्मनी वाला है वो बहुत रिच इन मिनरल्स है, मिनरल्स के मामले में बहुत रिच माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन कहाँ है हमारा? खनिजों की बहुत समृद्ध जमा के कारण। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ओल्ड अलूवियम ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इज नोन एज बांगर, और जो न्यू अलूवियम है उसको खादर बोलते हैं। तो ये मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताई थी, पूरी कहानी है ना, चारों की बताई थी ना। ये सबसे ऊपर क्या होता है? भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर उसके बाद बांगर और फिर खादर। इसको ले लीजिए आप, इस तरह का ना। तो जब नदी आती है तो ये दूर वाला ओल्ड अलूवियम है, जो नदी सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं, तो जो दूर वाला है उसको हम बांगर बोलते हैं और जो पास वाला है उसको हम खादर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हमारा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपको क्वेश्चन याद ना रहे, लेकिन मेरी कही हुई बात अगर आपने ध्यान से सुनी है तो ज़रूर आपको याद रहेगी, और वहाँ पे अगर बेसिक्स के हिसाब से आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट द जम्मू टू श्रीनगर? बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल पास या शिपकिला? बड़ा ही फेमस है, कई बार रिपीट भी हुआ है ना, अलग अलग फॉर्म्स में। आज हमने जम्मू से श्रीनगर के बीच की पास पूछ लिया है, तो इसका आंसर है बनिहाल पास, ठीक है। जवाहर टनल है जो वो इसी पर है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? लोकटक लेक, कोलरू लेक, पुलिकट लेक या लोनार लेक? तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। ये आपकी महाराष्ट्र में है, ये है जो ये आपका आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी मणिपुर में है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर निकल आया, लोकटक। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो मतलब जैसे दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही सामने कोलरू का नाम देखते ही है ना, याद आ रहा है कि ये वेटलैंड साइट भी है, ठीक है। तो देख लीजिए भारत में कितनी वेटलैंड साइट है, ये भी एक है, ठीक है। उसके अलावा जैसे पुलिकट लेक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर एक एनुअल फ्लैमिंगो फेस्टिवल हुआ है, ठीक है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको लोनार अभी क्या है कि पिंक हो गई थी कुछ दिन पहले, पिंक होती जा रही है। तो ये इसका कारण क्या है पिंक होने का, वो आप एक बार चेक कीजिए। मतलब ये सब करंट का पार्ट है। जैसा कि हमें पता है कि यूपी आजकल यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो यूपीएससी को अगर फॉलो करेगा तो क्या क्या पूछ लेगा, है ना। यूपीएससी ऐसा क्या पूछता है, तो उसमें क्या है, थोड़ी सी डेप्थ में चला जाता है यूपीएससी, है ना। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ करंट में हुआ है तो वो देख लीजिए, या इसके साथ कुछ अलग फैक्ट जुड़ा हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पुलिकट लेक है, ये सेकंड लार्जेस्ट खारे पानी की झील है, ठीक है। पहली कौन सी है? चिल्का। वो आजकल मीम चल रहा है ना यूपी का, कि आयोग ने कह दिया है कि अब हम वो पुराने वाले आयोग नहीं है
जो लिबिर लिबिर किया करते थे, है ना। अब हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। मिर्जापुर वाले जो फैंस हैं वो समझ गए होंगे इस मीम को। चलते हैं अगले में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीस्मिक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग या प्राइमरी एंड सेकेंडरी? तो देखिए, प्राइमरी वेव को हम पी वेव बोलते हैं, साथ में हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। सेकेंडरी वेव को हम एस वेव बोलते हैं और साथ में इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। ये आपका है जो ये साउंड वेव के जैसा बिहेव करती है, और ये है आपकी लाइट वेव के जैसा बिहेव करती है। तो ये एक फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सॉलिड में और लिक्विड में, ठीक है, ये दोनों में पास कर सकती है। और जो सेकेंडरी वेव है ये सिर्फ सॉलिड में ही करती है, और लिक्विड में जाती है गायब हो जाती है, ठीक है, सिर्फ सॉलिड में करती है। अब आपकी जो लॉन्ग वेव है, ये ओरिजिनेट कब होती है? जब प्राइमरी वेव्स हिट करती हैं सरफेस पर, ठीक है। ये प्राइमरी वेव हिट करेंगी, है ना। यहाँ पे ये भूकंप आया है ना, यहाँ पे ये फोकस है इसका, है ना, इस जगह पे मान लिया। तो जब ये प्राइमरी वेव हिट करेगी इस जगह पर, तब लॉन्ग वेव ओरिजिनेट होगी। और ये जो लॉन्ग वेव है ये सिर्फ सरफेस को ही हिट करती है, और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्ज एरिया कवर करती है सरफेस का। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, लॉन्ग वेव्स, क्योंकि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लावा वोल्केनोज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा लावा ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी? पिलियन, स्ट्रोम्बोलियन, हवाईयन या फिशर? तो देखिए, फिशर तो बहुत शांत वाला है, चुपचाप से निकलता है और दरार में से, है ना, और यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर प्लेटू बन जाता है। उसके बाद ये जो पिलियन है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, हाई अमाउंट ऑफ सिलिकेट होता है मैग्मा में, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा विस्कस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है पिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? शिव समुद्रम फॉल कृष्णा नदी पर है, शिव समुद्रम प्रपात है जो वो कृष्णा नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात है वो जम्बेजी पर है। जोग प्रपात है जो वो सुवर्ण रेखा पर है। धुआंधार है जो वो नर्मदा पर है। तो देखिए, शिव समुद्रम है जो वो आपका कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। पानी के जलीय क्रियाओं के कारण कई छिद्र विकसित हो जाते हैं, जिन्हें निम्न रूप से जाना जाता है: सिंकहोल, कंदरा, डोलाइंस या युवाला। ये मैंने कास्ट टोपोग्राफी अब पिछले लेक्चर में पढ़ाई है और पूरा डिटेल बताया था उसको, सिंकहोल्स कैसे बनते हैं और सॉल्यूशन होल्स कैसे बनते हैं, डोलाइंस कैसे बनते हैं, युवाला कैसे बनते हैं, उसके बाद स्टैलेक्साइट, उसके बाद स्टैलेग्माइट, ये दोनों चीजें, सारी चीजें आपको बताई थी मैंने वहां पे। तो अगर किसी को वो जानना है तो वाले हमारे वीडियो को देखिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या है, वही डायरेक्ट क्वेश्चन है। पिछले वाले में हमने स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट पढ़ाते समय इस बेसिक्स को बताया। सेवरल होल्स डेवलप्स ड्यू टू द हाइड्रोलिक एक्शंस ऑफ द वाटर, ये हो गया सिंक होल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टुगेदर कॉल्ड एज द लैटिन अमेरिका? ठीक है, लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं? निम्नलिखित में से लैटिन अमेरिका कहा जाता है: दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज या मैक्सिको? तो बताइए, इसका आंसर है डी, 1 2 3 4। इन सबको मिलाकर के हम लैटिन अमेरिका शब्द का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल का संवैधानिक विवेक है? रिजर्व द विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं ये। रिकमेंडेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगने की सिफारिश को रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, सिफारिश कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नर के ये दोनों ही डिस्क्रिशन का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा, राज्य के धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement about the money bill of state is correct? It can be introduced only in the legislative assembly, not in the legislative council. यह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है ना। मनी बिल जो स्टेट वाला है, वो सेंटर वाला है, वो कहाँ पर? सिर्फ लोकसभा में होता है। ये वाला सिर्फ विधानसभा में होता है। यह केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, निजी सदस्य के द्वारा नहीं। प्राइवेट मेंबर पास कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, सिर्फ इसको मंत्री ही कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुने। अनुच्छेद 199 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। अनुच्छेद 200 बिलों पर सहमति, एसेंट टू बिल के बारे में है। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपसभापति के बारे में है। और अनुच्छेद 212 ये न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई में पूछताछ के बारे में है। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो गलत वाला हमें यहाँ पे चुनना है। तो देखिए, जो आर्टिकल 199 है वो क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, इसके अलावा
जो आर्टिकल आपका 202 है वो है, मतलब ये चीज कहाँ मेंशन है ये बता रहा हूं मैं, ये आर्टिकल 202 में मेंशन है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये है जो आर्टिकल, ये किससे रिलेटेड है, मनी बिल से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय का पद संभालने के लिए अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एज लिमिट ऑफ एडिशनल एंड द एक्टिंग जज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट? 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, या फिर नो एज लिमिट इज मेंशन्ड? करिए इसको। अब मैं बताता हूं, इसका आंसर है 62 ईयर्स। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर 1982 में आयोजित किया गया था। गुजरात में, राजस्थान में, केरला में या कर्नाटका में? फर्स्ट लोक अदालत कैंप इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1982 एट, आंसर है गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत? लोक अदालत के क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो कोर्ट की कोई फीस नहीं लगती है ना, उसके अलावा ये अपीलेबल नहीं होता, एक बार जो फैसला हो गया वो हो गया, ये इसका बेनिफिट ही है, ठीक है। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बेनिफिट क्यों है, अपील कैसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मामले ही इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, जो कि कोर्ट में जाने लायक वैसे भी नहीं है, लेकिन अब लोगों को हस्तक्षेप चाहिए सरकार का, तो ये लोक अदालत में जा करके ये सब छोटे छोटे मामले हैंडल हो जाते हैं। और वहां पर जो एक बार डिसाइड हो गया वो उसको अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते फिर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रिसिपेंट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड इन हिंदी लिटरेचर? ठीक है, कृष्णा सोपती को हिंदी के लिए मिला, केदारनाथ सिंह को हिंदी के लिए मिला, अमरकांत एंड श्रीकांत शुक्ल को भी हिंदी के लिए मिला। ये जो महाश्वेता देवी हैं इनको भी ज्ञानपीठ मिला है, लेकिन बंगाली लिटरेचर के लिए, क्योंकि इनको बंगाली लिटरेचर के लिए मिला है। पूछा यहाँ पे हिंदी वाले हैं, तो नॉट में क्या लग जाएगा, डी। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या थार रेगिस्तान? तो इसका आंसर है अटाकामा डेजर्ट। फिलिप वक्र के बीच के रिश्ते को दर्शाता है क्या? फिलिप कर्व कैसा बनता है ये फिलिप कर्व? पहले तो आपको ये देख लीजिए, ये ऐसा बनता है, और ये किसके इधर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से पता चलेगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ देखिए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर। दूसरा, मुद्रास्फीति की दर और रोजगार की दर, रोजगार और आर्थिक विकास की दर, रोजगार और जनसांख्यिकी लाभांश की दर। तो देखिए यहाँ पर होता है आपका इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर, और यहाँ होता है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये फिलिप कर्व बनता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में बनता है। हु इज द कस्टोडियन एंड द मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज? आरबीआई, सेबी, फाइनेंस गवर्नमेंट या एडा? तो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर कौन है? आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वाला पूछ रहा है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान के रूप में जाना जाता है। फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन हम पोमोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड द फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। मैच द फॉलोइंग। लाइकोपीन रेड कलर, कैरोटीन और येलो एंड ऑरेंज कलर, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सब बताया हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये सब तीनों बताया हुआ है पहले पिछले वीडियोस में, तो आपको ये तो गलत करना ही नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट रेड कलर टमाटर वाला है ना, कैरोटीन येलो एंड ऑरेंज कलर, अदर कलर्स के लिए कैरोटीन होता है। आपका ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है। ये तीनों ही सही है, ये आंसर हो जाएगा ना। ये बताया था ना मैंने, ये क्रोमोप्लास्ट का पार्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट हो गया। When an extra chromosome is added in the 21st autosomal chromosome, this leads to develop, जब 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़ा जाए तो ये क्या विकास होता है? इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंड्रोम वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, इनमें कितनी इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चंस की, है ना। मेल में जब एक एक्स्ट्रा एक्स या एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो ये क्लिनफेल्टर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एक फीमेल्स में जब दूसरा एक्स जो है उनका वो एब्सेंट हो जाए, या तो इधर वाला एब्सेंट हो जाए या ये वाला एब्सेंट हो जाए, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। ये 21 की बात है, तो 21 में डाउन सिंड्रोम, जब 21वें नंबर के क्रोमोसोम में डिफॉर्मिटी आती है तो वो डाउन सिंड्रोम आता है। पटाऊ में क्या था? 13th नंबर पे, ठीक है। जितने भी अनुवांशिक बीमारियां हैं वो सब आपको याद करनी, कौन कौन सी? फेनाइलकीटोनूरिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसके अलावा हीमोफीलिया हो गया,
ये सब भी आपको एक बार देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन? बताइए। फ्लिपर ऑफ वेल्स, फीदर ऑफ बैट, फोरलिम्स ऑफ हॉर्स या फीदर ऑफ बटरफ्लाई। तो ये तो वो ऑर्गन्स होते हैं जो सिमिलर लगते हैं, लेकिन ड्यू टू सिमिलर फंक्शंस बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फीदर ऑफ बटरफ्लाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केला एक झाड़ी है, बनाना इज ए श्रब, गोल्डन चावल विटामिन ए से भरपूर होता है, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, लीव्स आर लंग्स ऑफ प्लांट्स, पत्तियां पौधों के फेफड़े हैं। तो सर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये होते हैं लाइट और हीट। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लाइट वेव्स, हीट वेव्स। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ द अबव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीजल इंजन एक प्रकार का बाहरी दहन इंजन है जिसकी दक्षता 64% है। स्टीम इंजन एक प्रकार का बाहरी दहन इंजन है जिसकी दक्षता 20% है। और पेट्रोल इंजन एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जिसकी दक्षता 52% है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल और डीजल दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब पेट्रोल वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन डीजल वाले में यहाँ पे एक्सटर्नल इंजन की बात कर रहा है वो, जबकि यहाँ होना चाहिए आंतरिक दहन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बाकी ये सारा कुछ सही है। 64% होती है, 20% होती है, 52% होती है। तो अगर कभी ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो 64% डीजल इंजन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही है और 3 सही है। पूछा है सत्य के बारे में, तो आंसर हो जाएगा बी। मानव की आंखें होती हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अलौकिक लेंस या बाइफोकल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सुपर नेचुरल लेंस या बाइफोकल लेंस। तो देखिए ह्यूमन आई जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है, यानी उत्तल लेंस होती है। निम्नलिखित को मिलाएं। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, बिल्कुल सही। मैलिक एसिड सेब में होता है, बिल्कुल सही। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, बिल्कुल सही। और स्टायरिक एसिड फैट में, ये भी सही। तो आंसर ए। गैसोहोल का संयोजक है, क्या है? गैसोहोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलीन या इथाइल अल्कोहल, गैसोलीन या मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोल या डीजल, या फिर ऑल द अबव। तो देखिए गैसोहोल है जो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलीन एंड इथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित को सुमेलित करें। रणभर स्तूप कुशीनगर में, घोषित राम कौशाम्बी में, कनक भवन अयोध्या में, या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा डी। सत्यम शिवम सुंदरम नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? विश्वनाथ मेहता, रणवीर सिंह बिस्ट, शिवनंदन नौटियाल या एमएफ हुसैन। आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर शिवनंदन नौटियाल है। मैच द फॉलोइंग। लखनऊ घराना शंभू महाराज, पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा एज इट इज। किराना घराना भीमसेन जोशी, बनारस घराना किशन महाराज, इटावा घराना इनायत खान। चारों ही सही मैच्ड है, आंसर ए। मैच द फॉलोइंग। नागकटैया मेला वाराणसी, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, देवी पाटन मेला बलरामपुर। ये चारों ही सही मैच्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है? झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में या इज्जत नगर बरेली में। तो इसका आंसर है ए, झांसी। विच सिटी वून द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अवार्ड? है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का पुरस्कार किस शहर ने जीता? ये 4 बार लगातार है जो इंदौर जीत गया इस बार भी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, मरियप्पन टी पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश कुश्ती या रानी हॉकी। ये ज्ञानवर्धक कैप्सूल है, सबको ही मिला हुआ है। इसका आंसर है आपका 1 2 3 4 5 सबको ही मिला है। आपको ये यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन किससे रिलेटेड है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो मिला है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन किस खेल से संबंधित है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जिससे आपको दो चीजें एक साथ पता चले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्कल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, मध्य प्रदेश भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, आपका कर्नाटका भी शामिल है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है। ये सब टोटल 7 है ये। और आपको एक हम्पी है, जो हम्पी सर्कल, ठीक है, ये अभी तक क्या था? मिनी सर्कल था, और अब ये फुल फ्लैश्ड हो गया है, फुल फ्लैश सर्कल हो गया है। ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही है। और इस क्वेश्चन का आंसर है डी, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। एनआरआई एकीकृत पोर्टल क्या है, कहाँ का है, ये बताइए। किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली? तो अपने उत्तर प्रदेश का है, ये पता होना चाहिए अपने को। यूपी करंट के हिसाब से भी पता होना चाहिए, और ये नेशनल लेवल की भी करंट है। तो आंसर हो गया आपका उत्तर प्रदेश। और इसमें होगा क्या? बेसिकली जो एनआरआई हैं और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इनके जो इश्यूज हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से ही खत्म कर दिए जाएंगे। ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज करेंगे और अपने क्वेश्चंस को चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।